Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेशन 2। सेशन फर्स्ट आपका फिनिश हो चुका है। सेशन 2 के अंदर बच्चों कुछ हमारे एम्स हैं, किन कौन सी टारगेट को हमें पूरा करना है। यहाँ पे जो भी हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, एक तो बच्चों मैं पहले बताता हूँ आपको, वो आपके सब के सब NCERT बेस्ड है, ठीक है। और इसको बिल्कुल ध्यान में रखा गया है कि यहाँ पे आपकी जो जेई मेंस, ठीक है, और प्लस आपका एडवांस एंड आपका जो मेडिकल एग्जाम है नीट, ठीक है। तो उसको लेके जो भी बच्चे अगर चीज़ों को देख रहे हैं सॉलिड स्टेट से, वैसे ही चैप्टर बहुत खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी यहाँ से अगर क्वेश्चंस जहाँ से बन सकते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको देखना ज़रूर है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो एम होगा, फर्स्ट पॉइंट, टू एनालाइज क्यूबिकल स्ट्रक्चरल सिस्टम। तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो सिस्टम है उसके बारे में आज स्टडी करना है। उसका यहाँ पे दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन यूनिट सेल आपको आज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबर। तो नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सपोज मान के चलो यहाँ पे एक क्यूब है, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। इस तरीके से एक आपको मैंने क्यूब यहाँ पे यूनिट सेल में डिजाइन कर दिया इस तरीके से। तो पहला पॉइंट इसमें है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है उस स्ट्रक्चर का बेसिक हम एनालिसिस करने वाले हैं कि यहाँ पे अगर एटम्स की जो पोजीशन है वो कॉर्नर पे होगी, ठीक है। उसके साथ उसकी डिफरेंट और भी लोकेशंस हो सकती हैं। लाइक आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे से आप कंपेयर करो। सपोज आपका जो रूम है ना, वो आपका रूम कैसा है बच्चों, क्यूब की शेप में है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि जिधर आपका फेस है उधर एक जिधर आपका फेस आप जहाँ बैठे हो उसके सामने एक आपको फेस, आपको एक दीवार दिख रही है, मतलब उसको हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर फेस एक आपके फ्रंट पे है, एक आपकी बैक साइड में है, एक फेस आपका उधर होगा, एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में दीवार है। तो टोटल तो आपको 4 फेस तो यहीं दिख रहे हैं। एक आप जहाँ बैठे हो तो एक ऊपर हो गया, है ना, जिसको रूफ बोलते हैं हम लोग, छत बोलते हैं, और एक आपका नीचे ग्राउंड हो गया। टोटल फेसेस की बात करते हैं तो आप आप अपने रूम से ही कंपेयर करो। तो भाई रूम में आपके टोटल फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं। तो एज इट इज़ हमारा जो क्यूब है उसके पास भी क्या है, 6 फेसेस हैं। तो मतलब हम रूम के अंदर अगर आप उसे क्यूब के फॉर्म में देख रहे हो तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल को हम लोग 2 डायमेंशनल पे ड्रॉ करना, फिर वहाँ से उसकी कैलकुलेशन करना मैथमेटिकल, वो थोड़ा सा आपका लिटिल बिट मतलब हम डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 3D फॉर्म को 2D फॉर्म में बहुत बार कंपेयर नहीं कर पाते हैं, उसको एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो फिर गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि आप रूम को ही आप क्यूब की फॉर्म में लेके चलो और यहाँ से जो भी कैलकुलेशंस होने वाली हैं उस पर हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्यूब दे रखा है उसमें डिफरेंट पोजीशन पे हम एटम्स को रख के देखेंगे और किस किस तरीके से वहाँ पे आपके लैटिस का फॉर्मेशन होगा, उसका नाम क्या होगा, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे जो यूनिट सेल है, ठीक है, यूनिट सेल, ठीक है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप। फर्स्ट टाइप इज प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप की अगर बात करते हैं तो इसमें जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो सब के सब आपके प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर, कॉर्नर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो जो क्यूब है उसके जो भी कॉर्नर्स होंगे, और कॉर्नर आपको पता है कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स। तो अगर 8 कॉर्नर्स पे अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, सपोज देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका क्यूब हो गया है। यहाँ पे 8 जो कॉर्नर्स आपको देख रहे हैं, जैसे आप जिस रूम में बैठो वहाँ पे 8 कॉर्नर्स आपको मिलेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे के सारे आपके कॉर्नर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आपके एटम सिर्फ प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। इसी में अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करता हूँ तो सेकंड आपका होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, आप ध्यान रखना, सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके जो भी टाइप्स मिलेंगे उसमें एक चीज़ कॉमन क्या होगी कि आपके
कॉर्नर पे तो एटम डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट एटम नहीं होंगे तो वो जो आपका क्यूब है उसका फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता है। पहली चीज़ ये समझो भाई, जब तक आपके कॉर्नर पे अगर एटम नहीं होंगे तो फिर ये जो क्यूब का फॉर्मेशन, इसकी जो स्टेबिलिटी वो डिफाइन ही नहीं कर सकते आप। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी सॉलिड सॉलिड स्ट्रक्चर है, उस सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर आपके हॉरिजेंटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम का होना ज़रूरी है। तो हॉरिजेंटल रोज की स्टेबिलिटी और वर्टिकल कॉलम की जो स्टेबिलिटी है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि वहाँ पे आपके एटम्स इस तरीके से क्या हों, इन जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो आपको दिख रहे हैं, जो एज दिख रही हैं, उन एज को वो होल्ड कर सकें और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा सकें। इसलिए कॉर्नर्स पे होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हमारी सेकंड कैटेगरी में यूनिट सेल आते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल टाइप में, उसमें पहली कैटेगरी आपको मिलती है बॉडी सेंटर, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट इसके बाद मिलती है फेस सेंटर, और थर्ड आपको मिलती है एंड सेंटर, ठीक है। इसमें नाम है बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक आपका जो क्योंकि पता है किसी भी कोई भी क्यूब है, आप जिस रूम में बैठे हो उसमें कहीं ना कहीं एक ही बॉडी सेंटर हो सकता है। तो बॉडी सेंटर टाइप का अगर आपका यहाँ पे यूनिट सेल मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके 8 तो कॉर्नर्स पे होंगे, प्लस बॉडी सेंटर पे आपका ये होगा, मतलब कॉर्नर पे मैं लिखूंगा आपके 8 एटम्स होंगे। शेयरिंग के बारे में बात करेंगे, बॉडी सेंटर्ड आपका 1 होगा। फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो फेस सेंटर टोटल फेस कितने होते हैं 6, तो 6 फेस होते हैं। तो मतलब यहाँ पे मिलेगा फेस सेंटर पे प्लस मिलेंगे आपके कॉर्नर पे, तो कॉर्नर्स आपके 8 हो जाएंगे। फेस सेंटर की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे कितने 6, ठीक है। फिर शेयरिंग को लेके हम बात करें, पहले हम एटम्स की बात कर रहे हैं, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। ए सेंटर की बात कर रहे हैं तो ए सेंटर में नाम से है कि बेटा एज, टोटल एजेस कितनी है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि एक जो भी एजेस के सेंटर है वहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे प्लस कॉर्नर पे। तो कॉर्नर तो कॉमन है बिकॉज कॉर्नर की वजह से स्टेबिलिटी मिलने वाली यूनिट सेल को। तो कॉर्नर तो हमारे यहाँ पे 8 हो जाएंगे, और ए सेंटर की बात करेंगे तो आपको 12, तो 12 प्लस 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये एटम्स की पोजीशन होगी। अभी शेयरिंग को लेकर हम स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि आपके जो हम बात कर रहे हैं एनालाइज क्यूबिक स्ट्रक्चर सिस्टम, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर सिस्टम को हम लोग जिसको यूनिट सेल बोल रहे थे उसको हम 2 पार्ट में करते हैं क्लासीफाई, प्रिमिटिव टाइप, सिंपल टाइप, या फिर आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 कैटेगरी है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड आपका एज सेंटर्ड। और प्रिमिटिव में आपकी मिलेगी यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक कैटेगरी, जहाँ पे सिर्फ आपको आपको जो एटम्स मिलेंगे वो सिर्फ कॉर्नर पे ही देखने को मिलेंगे। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, तो उस कैलकुलेशन को एनालाइज करने के लिए पहले आपको कुछ थ्योरी वाला पॉइंट आना चाहिए। तो उस थ्योरी वाले पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इन ए क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल में एटम लोकेटेड एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर्ड ऑफ यूनिट सेल आर शेयर्ड बाई अदर सेल, ठीक है, एंड ओनली ए पोर्शन ऑफ सच एन एटम एक्चुअली लाइज विद इन ए गिवन यूनिट सेल। उसमें दो चीज़ के बारे में बात करी जा रही है, एक तो कॉर्नर के बारे में बात करी जा रही है, दूसरा पॉइंट आपका फेस सेंटर्ड, ठीक है, इसके बारे में बात करी जा रही है एंड फेस सेंटर्ड के बारे में बात करी जा रही है। और फिर इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर सपोज मान के चलो फेस के सेंटर पे, ठीक है, जैसे जहाँ पे आप रूम में बैठे हो उसके आप फ्रंट पे देखो या बैक साइड देखो या पे आपने लेफ्ट राइट में देखो या अप एंड डाउन देखो, तो आपको जो फेसेस मिल रहे हैं उस फेसेस में सपोज मैंने एक फ्रंट का फेस ले लिया, जिधर आप बैठे हो ये फेस मैंने ले लिया, ठीक है। इस फेस के सेंटर पे यहाँ पे एक एटम पर, इसका सेंटर सपोज यहाँ पे होगा, एक मैंने एटम यहाँ पे डिजाइन कर दिया है, ये आपका यहाँ पे फेस के सेंटर पे प्रेजेंट एक आपका एटम हो गया, ठीक। बाकी आपको पता है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, तो कॉर्नर्स मैंने इस तरीके से डिजाइन कर दिया, समझ में आ रहा होगा। तो इस चीज़ को मैं देखो रिलेट कैसे कर रहा हूँ, क्या एक दूसरे को शेयर करते हैं, क्या टच करते हैं उसके बारे में। तो इन क्रिस्टल एटम लोकेटेड एट द कॉर्नर एंड फेस सेंटर्ड ऑफ यूनिट सेल आर शेयर्ड बाई अदर सेल्स। मतलब अब ये देखो कि एक अगर मैं क्यूब बना रहा हूँ उसका एक फेस मैंने लिया है, तो जैसे आप इस कमरे में बैठे हो तो उस कमरे से लगा हुआ एक कमरा आपका और हो सकता है, ठीक है, उसके राइट साइड में हो सकता है, उसके लेफ्ट साइड में, आप ऐसे समझो कि टोटल जो फेसेस हमारे 6 हैं, समझ में आ रहा है। तो जो 6 हमारे फेसेस हैं उन 6 फेसेस को कनेक्ट करते हुए बाकी तो रूम भी हो सकते हैं ना। आप बताओ ना, आपके रूम के पैरेलल में बाकी रूम भी तो बन सकते हैं, या तो ऊपर वाले फेस को लेके ऊपर रूम बन सकता है, लेफ्ट राइट को लेके लेफ्ट की साइड रूम बन सकता है, लेफ्ट फेस को शेयर करता हुआ। राइट में से तो राइट साइड में एक रूम बन सकता है, तो वो आपका राइट वाला फेस शेयर्ड हो जाएगा। फिर राइट वाले फेस पे कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं उनकी लोकेशन देखो, या तो बेटा कॉर्नर्स को डिफाइन करने वाले एटम्स होंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। या फिर आपके यहाँ पे जो आपका फेस का सेंटर है वहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होगा।
तो जिसको जरा मैं एक बार क्यूब की फॉर्म में डिफाइन करूंगा तो ध्यान समझ में आपको आ जाएगा। सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये रूम है, इस तरीके से क्यूब है, ठीक है। इसका एक फेस लिया मैंने, सपोज पीछे वाला फेस ले लिया या फिर फ्रंट वाला फेस ले लिया। तो फ्रंट वाले फेस पे सपोज एटम एक यहाँ प्रेजेंट होंगे, बाकी आपके एटम्स कहाँ होंगे, कॉर्नर वाले, वो भी इसके साथ होंगे, इस फेस के साथ। तो टोटल आपको जो एटम दिख रहे हैं वो कितने हैं, 5 हैं। एक तो आपका यहाँ पे फेस का सेंटर है, वहाँ पे एक एटम है। बाकी जो कॉर्नर्स के पास कितने हैं, 4 एटम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब एक यूनिट सेल का एक फेस मैंने लिया है, तो इसी तरीके से बाकी यूनिट सेल भी आएंगे, वो भी इसके साथ कंबाइन करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है उसकी पैरेलल में। तो कहीं ना कहीं जब शेयरिंग के बारे में बात करी जाएगी एक फेस को लेकर, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो आपका फेस सेंटर होगा और जो कॉर्नर्स के जो एटम्स होंगे वही सिर्फ शेयर्ड होंगे आपके अदर यूनिट सेल के साथ। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो पहला मैंने डिस्कस किया बेटा, फेस सेंटर्ड पॉइंट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट cells and only 1/2 of it is present in given unit cell, hence the contribution of particles per unit cell is half। इसको समझो जरा। जैसे सपोज मान के चलो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम से मैं कंपेयर कराता हूँ, ठीक है। उस रूम में सपोज मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पे एक फेस इस तरीके से प्रेजेंट है, और फेस में आपको पता है 1 2 3 4 ये कॉर्नर्स पे हो गए, एक आपका फेस के सेंटर पे हो गया है। तो जो फेस के सेंटर पे आज जब मैं बात करता हूँ एफसीसी की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो इसमें आपको पता है फेस सेंटर मैंने बताया था अभी, फेस सेंटर वाले एटम्स होंगे प्लस आपके यहाँ पे कॉर्नर्स के एटम होंगे। कॉर्नर देगा स्टेबिलिटी, कॉर्नर वाले आपके 8 एटम होंगे। और टोटल फेस सेंटर आपके फेस कितने होते हैं, 6। हर एक फेस का अपना सेंटर होगा, तो कितने फेस सेंटर होंगे आपके, 6 फेस सेंटर। इसमें से एक फेस को मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया है, समझ में आ रहा है। अभी जैसे आप रूम में बैठो, उस रूम में देखो सामने आपको एक फेस दिख रहा होगा, ठीक है। उस फेस के सेंटर पे एक आपका एक एटम प्रेजेंट है जो स्पेरिकल शेप का है। तो इसमें से क्या होगा कि वही जो स्पेयर वाला एटम है वो तो आधा आपके इस रूम के साथ शेयर होगा, और आधा आपको उसके जो पैरेलल में रूम है उसके बगल में रूम है उसके साथ शेयर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आधा इस तरफ आधा इस तरफ, जैसे मान के चलो एक रूम यहाँ बना दिया मैंने, दूसरा रूम यहाँ बना दिया। तो ये जो इसके देखो ये जो फेस आपके सामने था उसको मैंने यहाँ पे ले लिया, तो आधा देखो इधर आपको मिलेगा इस फर्स्ट रूम के साथ, आधा इसकी शेयरिंग इधर मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो आधा इधर पार्टिसिपेट आधा इधर पार्टिसिपेट। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि फेस सेंटर्ड पे, हम बोल सकते हैं फेस सेंटर्ड पॉइंट पे अगर आपका एटम प्रेजेंट है तो वहाँ पे जब शेयरिंग की बात करी जाएगी तो आपका हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा। मेरी बात से तो इसलिए यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल पर यूनिट सेल, वो कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये बात क्लियर होगी। यस, इसके बाद चलता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सेकेंड पॉइंट। ए पॉइंट अलोंग एन एज इज शेयर्ड बाई 4 यूनिट सेल। अब हम बात कर रहे हैं एज को लेके, समझो एज को लेके बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लेकर 4 यूनिट सेल के साथ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसको शेयर्ड, ठीक है। एंड ओनली 1/4 ऑफ इट्स लाई विद इन 1 सेल, एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इज 1/4। इसे समझो आप। इसे सपोज जिस आप रूम में बैठे हो उस रूम में मैंने सपोज एक आपका फेस ले लिया, और उस फेस का मान के चलो एक एज भी मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आपके जब एज की बात करूँगा तो 4 तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और हम एज के लेके बात करें तो एक एटम में यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, अगर एज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, तो उस केस में आपके एटम कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर पे फिक्स हैं प्लस एज सेंटर पे होंगे। और एज सेंटर के बारे में मैंने बताया था, टोटल एज कितनी होती है, 12। आप रूम में बैठे हो देख सकते हो, ठीक है। आप एज को चेक करना है तो देखो 4 ऊपर दिख रही होंगी आपको, एज चेक करो, 1 2 3 4, 4 ऊपर दिख रही है, राइट। 4 नीचे दिख रही होंगी, 1 2 3 4 कितनी होंगी, 8 है। तो आप देखो 4 ऊपर दिख रही है, 4 नीचे आपको दिख रही है जहाँ पे आप ग्राउंड पे बैठे हो, और 4 आपकी क्या होंगी, वर्टिकली होंगी। तो 1 2 3 4 कितनी होंगी आपकी, 12। तो 12 तो एजेस आपको प्रॉपरली दिख रही हैं। अब हर एक एज का अपना सेंटर है, तो इसका मतलब 12 आपको मिलने वाले हैं एज सेंटर। ये कंफर्म हो गया, 12 एज सेंटर आपके फिक्स हो चुके हैं। अब 12 एज सेंटर फिक्स हो चुके हैं। अब शेयरिंग के बारे में बात करी जाएगी, तो आपको पता है कि जिस रूम में आप बैठो उस रूम के पैरेलल में आप क्या करो, बाकी रूम भी अटैच करा दो। जितनी टोटल 6 फेसेस हैं तो 6 रूम आप ज्वाइन करा दो, हर एक फेस को कंट्रीब्यूट करते हुए। कर लिया। अब उसमें आप चेक करो कि कोई सी एक एज ले लो, मैंने सपोज ये वाली एज ले ली, ठीक है। अब इस एज में समझो यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट है इस तरीके से। तो इस एज को समझते हुए बाकी उस एज के साथ सपोर्टिव में 4 रूम, एक रूम तो ऑलरेडी आपका है, 3 रूम्स और वहाँ पे अटैच हो सकते हैं, ठीक है। 3 रूम आपके और अटैच, जैसे यहाँ समझो आप, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जो डायग्राम है उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज आपका यहाँ पे एक ये फर्स्ट, इसमें आप बैठे हो, इसमें आपने ये वाली आपने एज सपोज एज्यूम करी थी, ठीक है। इसके साथ ये सेकंड रूम, थर्ड रूम एंड फोर्थ रूम, चारों में अटैच हो सकते हैं, प्रॉपरली आपको दिख रहा है। और इस एज के पास जो आपने एज्यूम करी थी वहाँ पे मान के चलो एक एटम आपका प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से स्पेरिकल शेप का,
ठीक है। अभी आप चेक करो, एक तो आपका जो शेयरिंग होगा जिसमें आप बैठे हो उसके साथ ये शेयर करेगा, एक इस आपके क्यूब के साथ भी शेयर करेगा, 3 के साथ भी करेगा, 4 के साथ भी शेयर करेगा। तो आपका एटम तो एक ही था, शेयरिंग 4 के साथ, तो 1/4 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन होगा इसका पर यूनिट सेल के साथ, तो कितना होगा, 1/4 होगा। ये बात किलो, इसको आप ऐसे भी समझ लो कि एक एक अगर एज पे कोई भी अगर एटम प्रेजेंट होगा तो वो आपके अदर थ्री, मैं अदर थ्री बोल रहा हूँ, ठीक है, अदर थ्री क्यूब के साथ वो क्या करेगा, शेयर करेगा। तो एक तो टोटल कितना हो जाएगा, एक तो अपने साथ शेयर होगा प्लस 3 अदर के साथ शेयर होगा, तो टोटल 4 आपके वहाँ पे क्यूब एग्जिस्ट कर सकते हैं एक एज के बेस पे, एक एज के रेफरेंस पे। तो टोटल जो शेयरिंग की बात करेंगे हम, तो आपकी वो 1/4 होगी पर यूनिट सेल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि ए पॉइंट दैट लाइज एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज शेयर्ड among 8 यूनिट सेल and therefore only 1/8 of each such point lies within the given unit cell, hence the contribution of particles per unit cell is 1/8। ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे समझो, देखो यहाँ पे एक क्यूब मैंने बनाया, ठीक है, उस क्यूब को थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न आपको देता हूँ, ठीक है, तो उससे मैं थोड़ा सा आपको जो डायग्राम समझ में आ जाएगा, जो बना वो ऑलरेडी डायग्राम है ये वाला, ठीक है। तो इसमें सपोज मान के चलो मैंने एक क्यूब लिया और इस क्यूब में इनके जो एज सेंटर्ड हैं उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। थोड़ा रफ आइडिया दे रहा हूँ, एक बार आपको तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे ऐसे कंबाइन कर दिया है। तो टोटल आपको ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे इसमें, हाँ, इसमें नेक्स्ट पार्ट भी थोड़ा सा और प्रॉपर कर पाता हूँ, तो ध्यान दो। ये आपका यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको फिर से, तो ये कुछ इस तरीके से, तो समझो बच्चों, इसमें से ऊपर ऊपर वाले पार्ट कितने होंगे, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 ऊपर हो गए ना, तो एज इट इज नीचे भी 4 हो गए ना, तो नीचे वाले फिर बात करो तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आपको इस तरीके से 8 यहाँ पे क्यूब देखने को मिल रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो 8 क्यूब आपको दिख रहे हैं। अभी यहीं पे मैंने सपोज क्या लिया है कि एक क्यूब मैंने उठा लिया है, इसमें से मैंने एक क्यूब निकाला, सिर्फ सिंपल क्यूब, एक क्यूब की बात कर रहा हूँ। एक क्यूब मैंने 8 क्यूब में से क्या किया कि एक सिंपल क्यूब को बाहर, यहाँ पे टोटल टोटल क्यूब कितने, 8 क्यूब। तो 8 क्यूब में से मैंने सिंपल एक 1 क्यूब को मैंने बाहर निकाला है क्योंकि उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। और सेंटर्स को ले आपके यहाँ पे, सॉरी आपके कॉर्नर्स को लेके, ठीक है। तो कॉर्नर मान के चलो मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर, सपोज ये वाला कॉर्नर ले लिया। अब इस कॉर्नर से अटैच्ड आपको कितने और आपको यहाँ पे क्यूब दिख रहे हैं, तो आपको, और अदर बात करूंगा तो आपको 7 क्यूब दिख, कितने, 7 क्यूब आपको और दिख रहे होंगे, ठीक है। सपोज मान के चलो ये आपका फर्स्ट क्यूब था, इस फर्स्ट क्यूब में मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में बाकी भी आपको यहाँ पे देखोगे तो ऊपर ऊपर तो अभी बने नहीं है इसके, तो वहाँ भी आप बना सकते हो। नीचे नीचे अगर आपको 3 दिख रहे हैं तो 4 ऊपर बन जाएंगे। अगर इसके साथ इसी क्यूब को अगर मैं सपोज फिनिश कर रहा हूँ इस पॉइंट पे आके, तो अब यहाँ चेक करो, इसमें देखो आपके टोटल 7 दिखेंगे, तो 7 क्यूब आपको दिखेंगे, एक तो खुद में ही है, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 8। ये 8 क्यूब यहाँ से आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी कॉर्नर्स के बारे में बात करी जाएगी तो वहाँ पे फिर शेयरिंग कितनी हो जाएगी, तो वो आपकी 1/8 शेयरिंग हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। जब हम कॉर्नर को लेकर स्टडी करते हैं तो 1/8 हम शेयरिंग कैसे करते हैं वो क्लियर आपको यहाँ से हो गया होगा इस स्ट्रक्चर के थ्रू। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों यहाँ पे बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में कोई डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि बॉडी सेंटर में कोई भी आपका कंट्रीब्यूशन होते ही नहीं है। सपोज आप जिस रूम में बैठे हो, जिस क्यूब के अंदर बैठे हो, तो वहाँ के उस पर्टिकुलर उसके जो आपका सेंटर है उस सेंटर पर जाके आप बैठ गए, उस बॉडी के सेंटर पर जाके बैठ गए हो, तो फिर वो तो एक इंडिविजुअल आपका उस पर्टिकुलर क्यूब का आपका सेंटर है ना, तो वो किसी अदर क्यूब के साथ कैसे शेयर कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो फिर यहाँ पे कोई भी शेयरिंग, सपोज ये फर्स्ट क्यूब था, ये सेकंड क्यूब था, तो सेकंड क्यूब के साथ कोई भी शेयरिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो सेंटर है वो उस पर्टिकुलर फर्स्ट क्यूब का ही सेंटर है। तो यहाँ पे जब शेयरिंग की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनटू 1 करते हैं, क्योंकि इसकी शेयरिंग है ही नहीं, है ना, तो इसको हम यूनिटी लेके चलते हैं। इसी तरीके से हम इसको एक बार समराइज करते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ लैटिस एंड कंट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल। अगर फेस सेंटर के बारे में बात करी जाएगी तो 1/2 शेयरिंग, एज सेंटर्स के बारे में बात करी जाएगी तो 1/4, कॉर्नर्स के बारे में तो 1/8, बॉडी सेंटर के बारे में तो आपका सिर्फ 1 मिलेगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन ए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना होगा।
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, जिसको बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके साथ साथ इसको हम कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखा प्रिमिटिव, यहाँ समझो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल लिखा है। तो प्रिमिटिव मतलब सिंपल टाइप है। सिंपल टाइप के पास सिर्फ क्या होते हैं, कॉर्नर्स। क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स, मतलब 8 एटम्स आपके फिक्स हो गए हैं। और जो एक एटम की शेयरिंग होती है वो कितनी होती है, 1/8 होती है। उसको निकालने का तरीका समझो क्या है। निकालने तरीका होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल का क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने यूनिट सेल के अंदर मल्टीप्लाइड आपके शेयर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो आपकी शेयरिंग कितनी है उसकी बेस पे। तो देखो ये आपका हो गया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसके पास कितने आपके सिर्फ कॉर्नर्स ही होते हैं, बाकी और कोई सेंटर्स इसमें, बाकी और कोई पोजीशन हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ ओनली कॉर्नर्स होते हैं। तो इसमें कॉर्नर्स पे कितने 8 एटम हो जाएंगे। इंटू शेयरिंग की बात करें तो 1/8, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना 1 पार्टिकल। जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल या फिर उसकी रैंक कितनी होगी आपकी 1 होगी, या फिर कैपिटल जेड की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 होगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब बीसीसी के बारे में बात करिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पोजीशन की बात करते हैं, कौन कौन सी पोजीशन आपको डिफाइन करेंगे एटम्स, तो इसमें एक तो आपका बॉडी सेंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे कॉर्नर्स, ठीक है। तो बॉडी सेंटर प्लस कॉर्नर। तो बॉडी सेंटर तो आपको सिर्फ एक ही मिलता है, और कॉर्नर के बारे में बात करते हैं तो 8 मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो एटम्स हो गए इनकी पोजीशंस। लेकिन यहाँ पे जब शेयरिंग के बारे में बात करते हैं तो बॉडी सेंटर्ड कोई शेयरिंग होती नहीं है, तो वो तो आपका 1 ही डिफाइन रहेगा। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी कॉर्नर्स को लेके, तो कॉर्नर की शेयरिंग कितनी होती है, 1/8 होती है, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल हैज 8 पार्टिकल एट कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1। जो भी आपकी पोजीशन, सारी की सारी पोजीशन को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आपका यहाँ पे हो गया बॉडी के सेंटर पे, दिस इज ए बॉडी सेंटर। बाकी आपके यहाँ पे हो गए बच्चों कॉर्नर्स, ठीक है। तो 2 इसका यहाँ पे आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल वैल्यू कितनी होगी, 2 पार्टिकल्स। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी की बात करते हैं। तो जैसा नाम है बच्चों उसी के हिसाब से देखो, तो फेस के सेंटर पे आपकी पोजीशन देखने को मिलेगी, प्लस आप एक कॉर्नर पे भी रहेगी। तो कॉर्नर वाले बच्चों कितने आइटम्स, 8 होंगे। और फेस सेंटर की बात करते हैं तो फेस सेंटर बेटा कितने होते हैं, 6 आपके फेसेस होते हैं। हर एक फेस का अपना सेंटर, तो आपको 6 यहाँ पे मिलने वाला है। और शेयरिंग आपको ऑलरेडी पता है, हाफ शेयरिंग आपकी रहती है। तो निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। 1/2 बेटा शेयरिंग रहेगी, ठीक है, फेस सेंटर की। तो 1 + 3 आंसर इज 4 पार्टिकल्स। तो आप यहाँ प्रॉपर देख सकते हो, मैंने ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे डिजाइन किया है, ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल प्रॉपरली आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर एक क्यूब मैंने बनाई इस तरीके से, ठीक है। ये क्यूब आपको दिख रहा होगा पर्टिकुलर पैटर्न में, ठीक है। इस क्यूब के जो कॉर्नर्स आपके यहाँ पे प्रॉपर देख रहे हैं, मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे डिफाइन किया है। और मैं ज़रा कलर चेंज करके मैं आपको समझाऊंगा। आपके फेस सेंटर्ड, देखो एक फेस सेंटर्ड यहाँ पे हो गया, ये फेस सेंटर्ड यहाँ पे हो गया, या फिर आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ से कंपेयर करो, है ना, आपको फेस सेंटर समझ में आएंगे, ठीक है। एक फेस से आपका ये सर फ्रंट, क्योंकि बेटा ये जो हम स्क्रीन है हमारी वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो 2D स्क्रीन में 3D स्क्रीन को मतलब डिफाइन करना थोड़ा सा आपका लॉजिकल होता है। आप थोड़ा सा दिमाग को साथ साथ में थोड़ा इमेजिन करनी पड़ेगी चीज़ों को, है ना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप उसको इस तरीके से मत समझो। यहाँ पे अगर समझ में नहीं भी आता है तो आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम आपको सब कुछ समझा देगा, बिकॉज रूम आपका 3D है। या फिर कहीं भी क्वेश्चन आता है जेई के अंदर या नीट के अंदर, तो आप जिस रूम में, जिस क्लासरूम में बैठ के आप एग्जाम दे रहे होगे, तो वहाँ पे बेटा वो जो रूम क्यूब की फेज में लेना, और आसानी से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। होता क्या है ना, कि जब तक क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है ना, तब तक आंसर पे जाने का बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो पहले क्वेश्चंस को समझो, और क्वेश्चंस आपको 80-90% समझ में आ गया, तो इसका मतलब है कि आंसर आप डेफिनेटली निकाल पाओगे, काफ़ी हद तक आंसर आप निकाल पाओगे, बिल्कुल श्योर। बहुत बारी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है ना, वहीं पे कंफ्यूज करता है, टाइम तो वहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को समझने में टाइम इतना लगा लेते हैं कि आंसर्स पे जाने का मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो पहली चीज़ है क्वेश्चंस को समझो। तो जो लैंग्वेज लिखी उस लैंग्वेज को प्लीज़ यू हैव टू कंपेयर विद योर रूम जहाँ पे आपका एग्जाम चल रहा होगा, राइट। चलो तो देखेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल क्लियर है बच्चों। यहाँ से आपका टोटल 4 पार्टिकल्स निकल के आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को लेके, ठीक है। बाकी इसके और भी मैथमेटिकल डाटाज आएंगे, उन पर भी हम स्टडी करेंगे। तो एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, लेटिस पॉइंटेड कॉर्नर्स हैं, लेटिस पॉइंटेड फेस सेंटर्ड है एंड बॉडी सेंटर्ड है, और यहाँ पे जेड निकाला गया, मैंने बोला था रैंक टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक लिया मैंने, बीसीसी लिया है, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक, इसको प्रिमिटिव टाइप में बात कर रहे थे। तो देखो एक चीज़ कॉमन थी ना, कॉर्नर्स पे तो सब जगह प्रेजेंट रहेंगे 8 लेटेस्ट पॉइंट इज फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड सिर्फ एफसीसी में होगा, जैसे उसका नाम है फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में नहीं होगा फेस सेंटर्ड इंक्लूड, नहीं सिंपल क्यूबिक में होता है। बाकी बीसीसी की बात करते हैं तो सिर्फ वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बॉडी सेंटर पे सिर्फ बीसीसी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाकी आपको फेस सेंटर में 0 0 और यहाँ भी सिंपल क्यूबिक में 0। बाकी शेयरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर तो 8 × 1/8 आंसर इज 1। यहाँ पे आपके कॉर्नर्स भी होंगे, बॉडी सेंटर भी होगा, तो आपकी शेयरिंग आपकी आपकी कॉर्नर्स की 1/8 होती है, 8 × 1/8 हो जाएगा, और बॉडी सेंटर 1/1, तो आंसर आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 + 1 आंसर इज 2। इसी तरीके से आपका यहाँ पे कॉर्नर्स की बात करेंगे तो 8 × 1/8 हो जाएगा, यहाँ से आपको 1 आंसर मिल जाएगा। ये आपकी जब हम लोग बात करेंगे फेस सेंटर्ड की, तो ये इससे कैंसिल होगा, या आपकी बेटा फेस सेंटर की शेयरिंग कितनी होती है, हाफ होती है ना, तो 2 से कैंसिल 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 + 1 = 4 इज द आंसर। समझ में आ गया होगा, क्लियर पॉइंट है, यस। इसको हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबर्स एटम्स, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर एटम्स, या फिर हम बात कर सकते हैं उनके डिस्टेंस को लेके, उस हम कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो देखने वाले हैं। तो एक इसमें यहाँ पे नोट है जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस नोट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल ईजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि जब भी एटम्स आपके क्यूब में प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन किसके क्लोज होते हैं, कहाँ पे किससे कैसे आपकी डिस्टेंस होती है, फिर वहाँ से हम कैसे वैल्यूज को निकाल सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट हम लेने वाले हैं। तो जरा एक बार मैं क्यूब को यहाँ पे बनाता हूँ, क्यूब में थोड़ा सा आपको मैं एक बेसिक नॉलेज यहाँ पे देता हूँ, ध्यान देना। जैसे अगर मैं बोलूँगा एज, जैसे बोलूँगा मैं एज, तो एज मतलब कुछ आपकी कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल वैल्यूज होगी एज की भाई, ठीक है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, तो वहाँ पे जो भी एजेस हैं उसकी कुछ लेंथ होगी ना, मतलब कुछ तो डिस्टेंस उस तरीके से होगी ना। तो मान लेते हैं कि सपोज ये एज है, ठीक है। टोटल एजेस की बात करते हैं 12 होती है, तो किसी भी एज को मैं करूँगा रिप्रेजेंट स्मॉल ए से, समझना, स्मॉल ए से मैं करूँगा रिप्रेजेंट किसी भी एज को, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन 2 यूनिट सेल हम बोल सकते हैं, 2 एटम्स बोल सकते हैं, तो उसको यहाँ पे हम करेंगे रिप्रेजेंट स्मॉल डी से, ठीक है। वो ध्यान देना। रेडियस ऑफ एटम हम कैपिटल आर भी ले सकते हैं, स्मॉल आर भी लेंगे, तो उसको हम करेंगे यहाँ पे डिस्कस उसी तरीके से, ठीक है। चलो तो करते हैं अपन लोग यहाँ पे स्टार्ट। यहाँ से इसको हम कैपिटल नहीं बच्चों, स्मॉल आर से ही करेंगे रिबन, ठीक है। कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर से, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पहले समझते हैं यहाँ पे कौन कौन से आपका एटम कहाँ पे किस तरीके से यूनिट सेल क्लोज होगा। तो इन सिंपल क्यूबिक, पहले समझो सिंपल क्यूबिक में, इन सिंपल क्यूबिक द एटम्स एट कॉर्नर्स टचेस ईच अदर, ठीक है। मतलब सिंपल क्यूबिक के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, समझो ये आपका सपोज यहाँ पे सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक में जो भी एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं बच्चों कॉर्नर्स पे, वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। वैसे तो बुक्स में बहुत ही छोटे छोटे से एटम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको 3D फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हुए उसको, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाए ना, कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो बाकी ध्यान ये देना होता है कि एटम्स आपके, जब मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूंगा, तो इन सिंपल क्यूबिक ओनली कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट हो गए, तो सारे के सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, वही लिख, वही इसमें मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एटम्स एज कॉर्नर टचेस ईच अदर इन सिंपल क्यूबिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट करूं, सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं वो सभी के सभी आपके जो 8 एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। बट द एटम्स एट कॉर्नर्स ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, अब एफसीसी की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं। बट यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि अगर फेस सेंटर्ड, सपोज मान के चलो ये फेस सेंटर मैंने ले लिया, बात समझना। तो जो आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, और उसी के साथ में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट की बात करूंगा, तो देखेंगे दूसरे को। तो बट द एटम्स एट कॉर्नर्स ऑफ फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड में सपोज ये कॉर्नर हो गए, समझो दिस इज फेस सेंटर्ड में, मैंने एक फेस ले लिया, और फेस सेंटर मैंने बताया था कि आपको क्या लेना है, कॉर्नर्स पे एटम लेने हैं, प्लस आपको यहाँ पे एक फेस का सेंटर लेना है, ठीक है। तो बट द एटम्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ बट द एटम्स एट कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूब एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूब डू नॉट टच ईच अदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं इस एटम की बात करूँ, 1 2 3 एंड 4, दिस फेस सेंटर्ड, आप यहाँ बॉडी सेंटर्ड को भी डिफाइन कर सकते हो। तो बॉडी सेंटर में प्रॉपर फिर आपको लेना पड़ेगा, एक क्यूब बनाना पड़ेगा, इसका अपना एक बॉडी सेंटर होगा, ठीक है, ये बॉडी सेंटर। बाकी कॉर्नर्स पे आपके ये एटम देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक में टच करते हैं, मेरा कहना यह है, सिर्फ सिंपल क्यूबिक के अंदर जो भी 8 एटम्स हैं कॉर्नर्स पे, वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। बट
यहीं पे फेस सेंटर्ड और ये आपका बॉडी सेंटर्ड है। तो इसके अंदर जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। वो टच नहीं करते हैं, क्यों टच नहीं करते हैं? तो फेस सेंटर्ड में सारे के सारे 6 फेसेस पे आपको क्या मिलेंगे, एक एक एटम्स बीच में मिलेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो टचिंग वाली पोजीशन है, जो टच करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो नेचर है एक दूसरे को, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका ब्लॉक्ड हो जाता है, आपका यहाँ पे हिंडर्ड हो जाता है। क्यों? बिकॉज फेस सेंटर पे, इधर आपके बॉडी सेंटर पे एटम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर यहाँ पे टच नहीं करते एक दूसरे को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, इन एफसीसी ईच स्पीयर एट कॉर्नर टचेस द 3 स्पीयर एट द फेस सेंटर्ड ऑफ 3 एडजॉइनिंग फेस सिमिलरली। समझो इसे पॉइंट को, हम एफसीसी की बात कर रहे हैं, ये आपका फेस, मैंने एक फेस ले लिया सपोज, ठीक है, वही समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 और आपका एटम यहाँ पे, ये फेस सेंटर्ड, ठीक है। फेस सेंटर्ड को मैंने फेस ले लिया, उसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एफसीसी के अंदर ईच स्फीयर एट कॉर्नर, हम बात कर रहे हैं कॉर्नर को लेके। बट हम ऐसा क्यों सीवी पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी आपको क्या होगा, मैथमेटिकल डाटा निकालना पड़ेगा। तो ये सब जो टचिंग पॉइंट है, ये टचिंग स्फीयर है एटम्स, उनकी आपको ये लॉजिक को ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आप यहाँ पे जो जो आप ट्रायंगल लेने वाले हो, जो एंगल लेने वाले हो, जो एज लेंथ लेने वाले हो, रेडियस की वैल्यू लेने वाले हो, तभी आप यहाँ रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो एफसीसी में क्या होगा, ईच स्पीयर एट कॉर्नर टचेस द 3 स्पीयर एट द फेस सेंटर्ड फेस सेंटर ऑफ 3 एडजॉइनिंग फेसेस सिमिलरली। मतलब अब देखो, एक फेस के साथ बाकी और भी यूनिट सेल होगा ना। आप समझो यहाँ पे कि सपोज ये आपका यूनिट सेल है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें से एक फेस सपोज मैंने पीछे वाला फेस ले लिया, तो उस फेस के पैरे से आपका जिस रूम में बैठे हो, एक फेस आप लो, उस फेस के जस्ट पीछे में क्या होगा, एक आपका वहाँ क्यूब होगा, ठीक है ना। उस क्यूब के जस्ट एक ऊपर और एक क्यूब होगा, आपको पता है। तो मतलब एक फेस को पैरेलल में एक दूसरे तो फेस हो सकता है, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन हम एक ही क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके जो एटम्स आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, उस कॉर्नर एटम की हम शेयरिंग की, टचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एफसीसी ईच स्फीयर एट कॉर्नर टचेस दी 3 स्पीयर एट द फेस सेंटर। अब एक फेस सेंटर ये इसका हो गया, सपोज इसका ये फेस सेंटर, आप सपोज जिस रूम में बैठो उसे कॉर्नर पकड़ लो, एक किसी कॉर्नर को पकड़ो और उस कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, बाकी 3 फेसेस ले लो आप। तो 3 फेस मतलब एक फेस ऊपर वाला ले लो, एक आप राइट वाला, एक आप लेफ्ट वाला ले सकते हो, या उसके जस्ट जो सामने आपके उसको ले सकते हो। तो कोई से भी 3 फेस आप ले सकते हो। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर, आप यहाँ पे जो जो प्रेजेंट है आपका एटम प्रेजेंट है, जो एटम कॉर्नर पे है आपकी एफसीसी के अंदर, वो अदर 3 स्पेयर जो प्रेजेंट है फेस के सेंटर पे। बात समझो, मैं फिर से रिपीट करूं, एफसीसी की बात कर रहा हूं मैं। आप किसी भी एक कॉर्नर पे आप पकड़ लो, उस कॉर्नर पे जो एटम है, उस कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम को टच करते हुए 3 अदर स्पीयर एटम्स होंगे। वो कहाँ पे लोकेटेड होंगे बच्चों? फेस सेंटर्ड ऑफ 3 एडजॉइनिंग फेसेस। बात समझ में आ रही है? मतलब उस फेस को टच सजेस्ट करते हुए बाकी आपके और जो फेसेस होंगे, उन फेसेस पे, वो भी कितने, 3 फेसेस, उन पे जो प्रेजेंट आपके फेस के सेंटर पे जो एटम्स होंगे, उस कॉर्नर के एटम को टच कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये बीसीसी समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। यस, इसके बाद मैं बात करूंगा बीसीसी को लेके। तो इन बीसीसी ऑल द एटम्स एट द कॉर्नर टच इज द सेंट्रल एटम स्फीयर। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक बॉडी सेंटर में लेटेस्ट अगर डिजाइन करूँ, तो बॉडी सेंटर में एटम सपोज यहाँ पे हो गया है, बाकी कॉर्नर्स आपके ये हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें बॉडी सेंटर पे जो एटम है और जो कॉर्नर्स वाले एटम है, वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपके बीसीसी को लेकर है। बाकी हम यहाँ पे जो डिस्टेंस, जो रिलेशन है, वो कैसे करते हैं क्रिएट, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, समझते हैं। तो पहला है बच्चों सिंपल क्यूबिक, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक, जिसको हम लोग प्रिंटू टाइप भी बोलते हैं, जहाँ पे मैंने आपको डिस्कस करा था कि यहाँ पे इसका जो रैंक होता है वो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक बारी में बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को भी हम यहाँ पे एक बार स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक बेटा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स अराउंड ए स्पेसिफिक पार्टिकल इन ए क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि भाई एक जो क्रिस्टल लैटिस है, उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक एटम के अराउंड कितने एटम हैं, एक एटम के अराउंड कितने एटम आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं जो इसे डायरेक्टली टच कर रहे हैं। तो बेटा जितने आपके एटम्स से इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एटम को, जिसके बारे में आप लोग स्टडी कर रहे हो या जिसके बारे में क्वेश्चन में दिया गया है, तो उस एटम के साथ डायरेक्टली कितने एटम अटैच्ड हैं। तो बेटा जितने एटम आपके नंबर में अटैच होंगे, वही नंबर क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर
जो रहता है सिंपल क्यूबिक के अंदर वो कितना होता है 6, कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो आप एक सिंपल क्यूबिक ले लो, इसी तरीके से हर फेस 6 फेस को कनेक्ट करते हो और भी सिंपल क्यूबिक आप इसी तरीके से लैटिस बना सकते हो। तो जिसमें आपको इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि एक जो एटम होगा उसके आसपास अदर 6 एटम्स आपके अटैच करते हुए, डायरेक्टली अटैच करते हुए देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कितना होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस में, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आपकी 6 होती है। इसके बाद हम बात करेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को लेके, तो देखते हैं। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को हम कुछ बेसिक तरीके से समझेंगे। तो बेटा यहाँ पे जब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात करी जाए तो प्लीज़ कीप इन माइंड टचिंग कंडीशन। ठीक है, टचिंग कंडीशन। तो जो टचिंग कंडीशंस हैं वो आपको डिफाइन करेंगे नियरेस्ट नेबर के बारे में। ठीक है, तो आप समझो ये सिंपल क्यूबिक सामने बना हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए ना सिंपल क्यूबिक का। अब इसमें मैंने बताया था कि सिंपल क्यूबिक में टचिंग कंडीशंस क्या आती है, बताओ मुझे, कि सारे के सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो इसमें से मैंने क्या किया कि एक मैंने एज ले लेता हूँ, सपोज यहाँ समझो आप, एक मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ समझो, इसमें मैं एटम्स को थोड़ा बड़ा बनाना चाह रहा हूँ जो टच करते हुए दिखाई दे। तो ये अब देखो इस एटम की रेडियस क्या होगी स्मॉल आर, सारे के सारे सिमिलर हैं तो इसकी भी स्मॉल आर। तो जब स्मॉल आर इसकी स्मॉल आर इसकी, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो बच्चों आपको एज लेंथ मिलेगी। मैं एज लेंथ थोड़ा मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ से ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मिलने वाली है, एज लेंथ मिलने वाली है। इसमें स्मॉल आर ये पार्टिसिपेट, स्मॉल आर ये पार्टिसिपेट करेगी, और स्मॉल जो एज लेंथ है उसको मैंने किया स्मॉल ए से रिप्रेजेंट। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू हो जाएगा आर, आर आपके फर्स्ट एटम की, ये सेकेंड एटम की आर हो जाएगी, तो आर प्लस आर मतलब कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। समझ में आया। तो जो रेडियस होगी एटम की वो हो जाएगी आपकी ए डिवाइड बाई 2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में। ठीक है, ये ए क्या है, ए है आपकी एज लेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, जो आपने लैटिस लिया है, ठीक है, उसकी एज लेंथ है। और यहाँ पे कौन सा सिंपल क्यूब है, और आर क्या है आपकी, ये आपकी रेडियस है किसकी, एटम की, रेडियस ऑफ एटम। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया ये पॉइंट। ठीक है, ओके, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कुछ अदर पॉइंट्स को लेके। ठीक है, कुछ अदर पॉइंट्स लेके यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। जो आपके जेई मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिक यहाँ पे मैं थोड़ा एडवांस को लेके भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। देखो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का ही पार्ट चल रहा है, जहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर के बारे में मैंने बात करी। नेक्स्ट रिलेशन मैंने बताया आपका एज लेंथ और आपका जो रेडियस ऑफ एटम है उसके साथ। तो नेक्स्ट नियरेस्ट के बारे में बात करूँ तो मैंने सपोज यहाँ पे क्या करा है, एक फेस ले लिया है और वहाँ से आप डिस्टेंस देखो तो एक एटम यहाँ पे होगा, दूसरा एटम यहाँ होगा। इस तरीके से आपके 4 एटम्स यहाँ पे एक फेस पे होंगे। अच्छा, एक एटम से दूसरे एटम की जगह में डायगोनली अगर मैं बात करूँ तो देखो सबसे क्लोज वाला कौन सा, सबसे क्लोज तो बच्चों कॉर्नर पे दोनों आपके प्रेजेंट थे, तो आपके सबसे नियरेस्ट हो गए। अगर मैं सेकेंड नियरेस्ट, ये नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब आपका सेकेंड नियरेस्ट है। अगर सेकेंड नियरेस्ट में सिंपल क्यूबिक में बात करूँ तो फिर आपका कॉर्नर के अलावा बच्चों कौन सा होगा जो एक दूसरे के सामने आपका मतलब डायगोनली होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, जब आपको पता है कि एक फेस में लिए स्मॉल ए आपकी ये एज लेंथ रहेगी, स्मॉल ए आपकी सारी की सारी एज लेंथ बच्चों स्मॉल ए से मैंने रिप्रेजेंट करी है, तो फिर यहाँ पे हम पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर से इक्वल टू इसकी वैल्यू मान लेते हैं, सपोज ए बी ए सी जो भी आपको मानना है वो मान लो। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों क्या होगी, वो अंडर रूट 2 इंटू ए होगी। भाई इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो क्या आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए। ये वैल्यू आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड नियरेस्ट वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 इंटू ए। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक, इसके साथ आप रिलेशन भी निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि ये एटम भी इसको टच कर रहा होता है। ठीक है ना, हम बेटा बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फिर आप रिलेशन को निकाल दो। सेकेंड नियरेस्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट नियरेस्ट तो आपकी निकल के आई थी ए इक्वल टू 2r। ठीक है ना, ये आपको वैल्यू पता थी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट नियरेस्ट थी। सेकेंड नियरेस्ट के बारे में बात करोगे तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस आप दे सकते हो क्या, अंडर रूट 2 इंटू ए। हम इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। और एक अगर आप कॉर्नर को पकड़ रहे हो तो उस कॉर्नर से अटैच
बाकी बच्चों आपके 3 एटम्स इस तरीके से स्पेस में, या आपका मान लेते हैं कि आपके नेक्स्ट नेक्स्ट आपके जो भी क्यूब हैं वो आपके अरेंज हैं। एक क्यूब आपका यहाँ पे है, इसको फर्स्ट क्यूब मान लेते हैं, सेकंड क्यूब एंड 3 क्यूब, तो अदर 3 क्यूब इस तरीके से अटैच हैं। तो हम बात कर सकते हैं वन फेस को डिफाइन करने के लिए 3 नेक्स्ट नियरेस्ट आपके एटम्स यहाँ पे इस तरीके से अरेंज रहेंगे। हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक में, तो सिंपल क्यूबिक का फिक्स हो गया, क्योंकि सिंपल क्यूबिक मैंने बताया था आपको किस तरीके से अटैचमेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल आपके क्यूब जो अटैच्ड होते हैं वो तो 8 रहेंगे, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पहले। 2 क्यूब शेयर कॉमन फेसेस, कॉमन फेस को शेयर करने के लिए आपके 2 क्यूब रहते हैं, ये भी आप पे क्लियर था। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड नियरेस्ट के बाद थर्ड नियरेस्ट। तो थर्ड नियरेस्ट लगा है नेक्स्ट का स्क्वायर, तो थर्ड नियरेस्ट जो डिस्टेंस होती है ना, उसकी वैल्यू आती है √3 × a, √3 × a। अब यहाँ से वैल्यू आ गई, अब उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, √2a हो गया, यहाँ से आपको ये a मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या आएंगे, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, जब इसके अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो फिर वहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो वैल्यू निकल के आती है √3 × a। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जरा, और टोटल आपके एटम्स कितने होंगे, वो आपके यहाँ पे 8 एटम्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 एटम्स होते हैं, यहाँ पे 8 एटम्स होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब बाकी टचिंग कंडीशंस मैंने आपको पहले बता दी थी। अब पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है भाई वॉल्यूम, देखो पैकिंग एफिशिएंसी बेसिकली होती क्या है कि भाई जो भी सिंपल, जो भी आपको यूनिट सेल दे रखा है, जिस भी टाइप का यूनिट सेल दे रखा है, उसमें एटम्स किस तरीके से अरेंज है। ठीक है, तो अरेंजिंग में वहाँ पे हम जब एफिशिएंसी की वैल्यू निकालते हैं, पैकिंग किस तरीके से, एटम्स किस तरीके से साइंटिफिक पैटर्न में अरेंज हैं ना, सिस्टमेटिक पैटर्न में अरेंज हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वॉल्यूम, सॉरी एटम्स, जो भी एटम्स प्रेजेंट है उनका वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना सिंपल, भाई क्यूब है तो क्यूब का बच्चों ए क्यूब हो जाएगा, भाई स्मॉल ए आपकी एज लेंथ है, इसे ए क्यूब हो जाएगा। और जो एटम्स है वो स्पेरिकल शेप के हैं, तो उनका निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं आपका जो रैंक होगा इनटू, और आपका इसका वॉल्यूम कितना होता है आपके स्पेयर का 4/3 πr3। तो रैंक के साथ मल्टीप्लाई करना है जो भी आपका, जिस भी टाइप का आपका यूनिट सेल हो। तो यहाँ पे सिंपल क्यूब है, तो सिंपल क्यूब में जो जेड की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1 होती है, बाकी 4/3 πr3। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, और और उसके साथ नीचे आपका ए क्या होगा, ए को रिलेशन जो ए है ना, ए को फिनिश करना पड़ेगा। तो सिंपल क्यूब में आपको पता है ए इक्वल टू क्या था 2r, ये रिलेशन मैंने पहले ही निकाला था टचिंग कंडीशन के बेस पे। तो 2r का क्यूब कर देंगे, तो ये आर क्यूब ऊपर भी आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 8 मिल जाएगा। ठीक है ना, और 4 से 8 कैंसिल, 2 × 3 आपका 6 हो जाएगा, तो π/6 मिलेगा सिर्फ। और π/6 की वैल्यू देखेंगे तो 0.524, इसको परसेंटेज में करेंगे तो 52.4%। तो ये आपका हो गया पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक कितना होगा 52.4। कैसे निकाला है मैंने, ये फॉर्मूले से, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट बात करेंगे परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस। ये तो एटम्स की प्रेजेंस हो गई, भाई इतने एटम्स इस तरीके से आपके प्रेजेंट हैं, तो भाई कितना स्पेस खाली होगा। तो उसको निकालने के लिए आपको सिंपल सा लॉजिक, हम 1 में से माइनस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू को π/6 वगैरह को, फिर हम परसेंटेज के साथ सीधा लिखेंगे, तो 100 में से इसको माइनस कर दो आप, 100 माइनस जो आपकी जो देखो वही है ना कि कमरे में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो तो आपका पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। जैसे किसी भी क्लासरूम में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं वो तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन जो खाली स्पेस होगा तो क्या होगा, टोटल स्पेस में से, टोटल स्पेस से वो यूनिटी 1 मान लेते हैं, और जो एफिशिएंसी निकल के आई थी जो पैकिंग है उसको हम उतना माइनस कर देते हैं, तो खाली स्पेस आ जाएगा। तो जब परसेंटेज पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं 100 का मल्टीपल ब्रैकेट में 1 - π/6, 1 आपका टोटल हो गया, -π/6 इसका परसेंटेज में निकालना, तो फिर 47.6, या आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं 100 - 52.4। ठीक है, तो भी आपका आंसर 47.6 निकला, ये वॉइड स्पेस हो गया। डेंसिटी के बारे में बात करेंगे सिंपल क्यूबिक में, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, ये फॉर्मूला को फॉलो करना है। और मास निकालने के लिए आपको फॉलो करना है जेड इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई एन ए। ठीक है, एम यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा, डिवाइड बाई एन ए आपकी एवोगाड्रो नंबर होगा, और जेड, अब आपको पता है हम लोग एक्चुअली जो मास की बात करें, हम यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, भाई जो भी हमारा यूनिट सेल है बच्चों, उसमें क्या प्रेजेंट है, भाई एटम्स ही प्रेजेंट है, और एटम्स की प्रॉपर्टी के बेस पे बाकी चीज़ें आपकी निकाली जाएंगी। जब एटम्स आपके प्रेजेंट हैं तो एटम्स का यहाँ पे हम लोग जो फॉलो करेंगे उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लेके फॉलो करेंगे। ठीक है ना, तो हम कैसे निकालते हैं, जो आपका मास कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपका जो रैंक है, जैसे रैंक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन ए डिवाइड बाई ए क्यूब हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब को लेकर। ठीक है,
तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब को ध्यान से देखेंगे कि जैसे इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे आपके एटम्स कॉर्नर पे हो गए हैं और बाकी के एटम्स जो आपके प्रेजेंट हैं वो कहाँ पे होंगे, बॉडी के सेंटर पे होंगे। ठीक है, तो इसमें लेटिस पॉइंट मतलब एट कॉर्नर एंड आपका बॉडी सेंटर्ड, तो इसमें रैंक की वैल्यू कितनी होगी, 8 इंटू 1/8 प्लस 1, तो यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा कितना, आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, टचिंग कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो टचिंग कंडीशन मैंने पहले बताया था कि जो भी आपका यूनिट सेल बच्चों गिवन है उस यूनिट सेल के अंदर आपके कॉर्नर के जो एटम वो टच नहीं करते हैं एक दूसरे को, है ना, वो सिंपल क्यूबिकम करते हैं। बट बॉडी सेंटर में क्या होता है, बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होगा उसको सब के सब टच कर रहे होते हैं। कीप इन माइंड, जो बॉडी के सेंटर पे सपोज ये एटम है, इसको ये सारे के सारे टच कर रहे होते हैं। ठीक है, सब के सब टच कर रहे होते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से एक फेज को उठा लेते हैं। तो एक फेज मैंने ले लिया, जब एक फेज मैंने ले लिया तो आप ये समझो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में से एक सिंपल फेज ले ले रहा हूँ और इसमें से सिर्फ मैं बॉडी सेंटर बनाऊंगा, बाकी एटम्स ये बॉडी सेंटर पे यहाँ पे एटम है, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम सपोज इस तरीके से इधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इस पार्ट को आप ले लो जिसमें आपका यहाँ पे जो जो बॉडी का सेंटर है ना, उससे अटैच करते हुए मैंने एटम्स उसके अपोजिट साइड में ले लिए। देखो एक एटम यहाँ पे होगा, उसका आधा पार्ट रेडियस यहाँ पे आ जाएगा। एक एटम जो बीच में बॉडी, ये आपका बॉडी सेंटर है, दिस इज योर बॉडी सेंटर। और ये क्या है, कॉर्नर्स, और ये भी क्या है, कॉर्नर्स। उठा लिए मैंने। तो R 2R और R टोटल आपकी जो वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ से आपकी जो निकल के आती है, समझो कैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, ये वाली वैल्यू ले ली मैंने। अब इसके रिस्पेक्ट में बाकी ये आपको पता है एज लेंथ, ये तो स्मॉल ही होती है, ये भी एज लेंथ पता है, ये भी पता है, ये भी स्मॉल ही होती है। तो स्मॉल इसके में जब बात करते हैं तो यहाँ से टोटल टोटल वैल्यू कितनी आएगी वो समझो। एक तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल आपको तो 4R मिलेगी, बट ये कौन सा होगा, ये बॉडी डायगोनल होगा। बात समझो आप, जैसे मानो चलो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको सिंपल तरीके से। यहाँ पे जो क्यूब है, एक एटम यहाँ पे है कॉर्नर पे, एक एटम आपके बॉडी के सेंटर पे है और एक एटम आपका इस तरफ होगा। तो बात समझो, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस तो इन केस ऑफ रेडियस कितनी, 4R हो जाएगी। अब ये वैल्यू कैसे निकालनी है, जो हम बात कर रहे हैं बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू बेटा मैंने पहले भी डिस्कस करी थी, √3 इंटू ए होती है, बॉडी डायगोनल पता है। तो बॉडी डायगोनल निकालने के लिए क्या हमारे पास बाकी एज लेंथ पता है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है, तो पहले हम पाइथागोरस फॉलो करेंगे। तो पहले √2 इंटू ए निकल के आएगी, फिर √2 इंटू ए को फिर हम एक दूसरी एज लेंथ से करेंगे कंपेयर, तो ए के साथ तो फिर √3 इंटू ए हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस यहाँ से √3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप सिंपल से यहाँ पे चेक कर सकते हो जो रिलेशन आ जाएगा वो √3 इंटू इजक्वल टू √3 इंटू ए इजक्वल टू 4R हो जाएगा। जैसे आप R की वैल्यू निकाल सकते हो, R इजक्वल टू हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये आपके यहाँ से इस तरीके से वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करते हैं। तो इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉर्नर एटम in its unit cell that is equal to 1, and corner atom is shared in 8 cubes. So coordination number of corner atom कितना हो जाएगा आपका 8। so coordination of body centered atom भी कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स की बात करेंगे तो आपके 6 होंगे। ठीक है, ए डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो एजेस पे प्रेजेंट है उसके साथ बात करी जा रही है। ठीक है, वो आपके 6 होंगे। ठीक है, आपका सेकंड नियरेस्ट हो गया ना, सेकंड नियरेस्ट। नेक्स्ट स्क्वायर मतलब आपका थर्ड नियरेस्ट के बारे में बात करी जाएगी। तो थर्ड नियरेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें आपके 8 इंटू 3/2, मतलब ये समझो कैसे है, 8 क्या है, तो कॉर्नर्स ऑफ एटम शेयर्ड है। 3 क्या है, 3 है एटम्स इन ए यूनिट सेल एट ए डिस्टेंस 2a। 2a का √2a का मतलब क्या है, जो फेस से डिस्टेंस होती है। बात समझो, ये इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें से ये एटम प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे, तो फिर ये जो फेस सेंटर, ये जो फेस सेंटर पे यहाँ पे एटम होगा, इसके बीच की डिस्टेंस से बात करी जा रही है, वो आपकी √2 इंटू ए वो बताई गई है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और नीचे जो 2 आ रहा है वो क्या है, वो है 1 फेस इज शेयर्ड बाई 2 क्यूब्स। और एक फेस क्या होता है भाई, एक फेस क्या होगा, वो आपके 2 अदर क्यूब से शेयर्ड होता है, इसलिए 2 आपका नीचे आ जाएगा। टोटल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 12 आ जाएगा। ये तो आपकी होगी फर्स्ट नियरेस्ट, सेकेंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बने कि सेकेंड नियरेस्ट एटम्स टोटल कितने हैं, तो आंसर इज 6 ऊपर से। थर्ड नियरेस्ट के बारे में बात करें तो फिर कितने नियरेस्ट एटम हो जाएंगे, तो फिर आपके 12 हो जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, मतलब पहले सबसे पास की डिस्टेंस में एटम कितने हैं, फिर उससे दूर की डिस्टेंस में कितने हैं, फिर थर्ड डिस्टेंस पे कितने हैं। बस यही क्वेश्चन आपसे बन सकता है इसमें। नेक्स्ट है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो फॉर्मूला आपको पता है कैसे बेटा, जो आपका यहाँ पे जो एटम हो गए उनका वॉल्यूम और रैंक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और आपको पता है आपका यहाँ पे बॉडी सेंटर रैंक कितना होता है 2 × 4/3 πr³ डिवाइड बाई नीचे आपको जो वॉल्यूम लिखना है, ठीक है, वो वॉल्यूम आपका नीचे हो गया ये क्यूब का वॉल्यूम, लेकिन क्यूब के वॉल्यूम को जो रिलेशन था वो रिलेशन से हम लोग फॉलो करेंगे, तो यहाँ से 4/3 × r³ नीचे हो जाएगा। इसको हम पावर 3 करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो r³ से r को ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, बाकी पाई की वैल्यू आपकी यहाँ पे एज इट इज वैसे मिलेगी, बाकी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे तो आएगा आंसर √3π/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.68 या 68% आपको दिखेगा। बाकी वॉइड कितना होगा तो माइनस कर देंगे तो आपका 1 माइनस, तो आपका आंसर का 32%, फिर 100 माइनस कर दो आप, ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो 1 माइनस इतना करते हैं, अगर हम सीधी अगर बात करें तो 100 माइनस कर दो तो आंसर आपको 32% क्या आ गया वॉइड। वॉइड का मतलब क्या, वेकेंट स्पेस आपके जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में इतना खाली जगह है, ठीक है। बाकी डेंसिटी में आपका मास बाई वॉल्यूम वो फॉलो करना, ये आपका रिलेशन ला यहाँ से निकाल पाओगे। इसी तरीके से हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक को इसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसमें आपके लेटिस पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे, एक तो कॉर्नर्स पे होंगे, बाकी आपके फेस सेंटर पे होंगे। तो शेयरिंग की रैंक निकालते हैं, 8 × 1/8 हो जाए कॉर्नर्स के लिए, और फेस सेंटर के लिए 6 × 1/2, आंसर इज 4। टचिंग कंडीशन आपको पता है, टचिंग कंडीशन में जब हम फेस सेंटर को लेकर बात कर रहे थे, जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट एटम थे वो आपके अदर जो एडजॉइनिंग फेसेस थे उनको वो टच कर रहे थे, अदर 3 एडजॉइनिंग फेसेस को वो टच कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ से फेस ले लेते हैं और बाकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो वैल्यू आपकी 4r यहाँ से आ जाएगी, और यहाँ पे आपका √2 × a, ठीक है, फेस को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2 × a। तो भाई बॉडी डायगोनल में तो आपका बॉडी डायगोनल की वैल्यू आई थी ना √3 × a, वहाँ पर √3 × a आता है, और फेस में क्या होता है, फेस वाली वैल्यू आएगी तो √2 × a। भाई ए आपकी एज लेंथ यहाँ पे हो जाएगी और एक एज लेंथ ए यहाँ से, इसको सॉल्व करें पाइथागोरस से तो आपका ये आ जाएगा a/√2 = 2r। इन FCC कॉर्नर डू नॉट टच ईच अदर, और कॉर्नर्स आपके यहाँ भी टच नहीं करते हैं, एज वेल एज बॉडी सेंटर में भी टच नहीं करते हैं एक दूसरे को। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम, बात समझो कि कॉर्नर पे जो प्रेजेंट एटम है उसके रिस्पेक्ट में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या होगी। और आपको पता है एक फेस आपका जब शेयर्ड होता है तो दो के साथ शेयर्ड होता है ना, एक के साथ और आपको मिलता है ना, तो फिर आपके यहाँ पे जब फेस के सेंटर पर जो एटम होता है वो भी आपके हाफ शेयरिंग होती है ना, इसलिए आपका यहाँ 1/2 जो है ना वो नीचे आ रहा है, ये 1/2 जो नीचे आ रहा है ना 1/2, ये 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर वाले कितने होंगे 8 × 3, ठीक है, तो ऊपर से आपका कितना 24 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो आपको 12। तो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, कॉर्नर एटम के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर फेस सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना होता है, वो आपका डायरेक्ट 12 होता है। 12 मतलब 8 तो फेस सेंटर वाले एटम हो गए और 4 कॉर्नर्स वाले हो गए, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, तो सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस बेटा कितनी 12, डिस्टेंस इज इक्वल टू √2a/2, ठीक है, तो ऊपर सॉल्व करें तो a/√2, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी नेक्स्ट नियरेस्ट सेकेंड नियरेस्ट एटम्स कितने होंगे वो आंसर आपका हो जाएगा 12। थर्ड नियरेस्ट की बात करें, जिसको नेक्स्ट नियरेस्ट थर्ड नियरेस्ट के बारे में बात करें तो फिर हम यहाँ से निकालते हैं इसको, ठीक है, और फॉर्मूला आपका बनाता है √3 × 2 a। पैकिंग एफिशिएंसी या वैल्यू पुट करो, यहाँ पे एक ही जगह आपको पुट करना है जो आर का रिलेशन था, ठीक है, ये वाला रिलेशन, यहाँ से इसको पुट कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी यहाँ पे आती है वो देख लो आप, वो आती है 74%। वॉइड निकालना है तो 100 में से माइनस कर दो तो वो आपका 26% आ जाएगा। डेंसिटी यहाँ से हम निकाल पाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ये सभी का सभी पॉइंट। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर हम आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन है, सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्स एंड बाई एलिमेंट इफ एक्स ऑक्यूपाई कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड बाई ऑक्यूपाइड फेस सेंटर्ड ऑफ क्यूब देन फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्यूब, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि एक सॉलिड है आपका, उसमें जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है उसमें एक्स एंड बाई ये दो टाइप के एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक्स की पोजीशन आपकी फिक्स करी गई है कॉर्नर्स और बाई की पोजीशन है आपकी फेस सेंटर्ड पे, ठीक, इस तरीके से। तो कॉर्नर के पास कितने एटम्स 8 होते हैं। शेयरिंग की बात करोगे तो कितना 1/8, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा। और फेस सेंटर्ड की बात करेंगे तो आपके फेस सेंटर्ड 6 होते हैं, इंटू शेयरिंग की बात करेंगे 1/2, क्रॉस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ एक्स लिखो, रेशियो बाई लिख लो। एक्स की बेटा वैल्यू कितनी 1 आई थी, बाई की वैल्यू कितनी आपकी 3 आई थी, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, x/3 आपको मिल जाएगा। देखो ना, x के लिए 1,
और बाई के लिए 3, तो x/3 इस तरीके का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका बन जाए। ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सॉलिड इफ x ऑक्यूपाई कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, तो x कॉर्नर पे है मतलब यहाँ से इसका वन निकल के आ जाएगा रैंक। एंड बाई ऑक्यूपाइज ए सेंटर ऑफ क्यूब, तो ए सेंटर कितने होते हैं बच्चों 12, और शेयरिंग कितनी 1/4, सॉल्व करो तो 3, तो आपका x इधर और बाई इधर, x के नीचे कितना आ जाएगा 1, बाई के नीचे 3, तो आंसर इज x/3 बनेगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला उस गिवन सॉलिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ ABC, आपके 3 टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। ए कहाँ पे कॉर्नर्स पे, तो कॉर्नर वाला लिख लो 8 × 1/8, ठीक है, तो यहाँ से इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। बट कॉर्नर ऑफ क्यूब बट 1 कॉर्नर मिसिंग, एक कॉर्नर आपका मिस है। जब एक कॉर्नर मिस है तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 - 1/8 करेंगे तो आपका 7/8, ये बात समझो आप, नहीं तो यहाँ गलती हो जाती है। तो एक अगर कॉर्नर पे एटम नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो टोटल रैंक निकल के आ रही थी बच्चों क्या थी, वो 1 थी ना, तो 1 में से क्या करेंगे उस 1/8, भाई शेयरिंग एक एटम जब नहीं है तो उसकी शेयरिंग कितनी 1/8 होती है ना, तो टोटल जो रैंक आई वो 1, तो 1 में से 1/8 माइनस करेंगे तो यहाँ से इसका 7/8 निकल के आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक। इसके बाद आपका जो बी ऑक्यूपाई फेस सेंटर, तो फेस सेंटर का मतलब आपका 6 फेस सेंटर, शेयरिंग की 1/2 कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इंक्लूडिंग तो ये करना पड़ेगा कि भाई अभी भी एक एटम तो नहीं है ना, जब एक कॉर्नर का एटम नहीं तो उसको भी दिखाना पड़ेगा, तो 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से इसका 2 आ जाएगा। अब बॉडी सेंटर की तरफ चल रहे हैं, तो बॉडी सेंटर तो बेटा वो फिक्स है, वो तो 1 रहेगा ही, उसमें से 1 - 1 कर दोगे तो बॉडी सेंटर इज नथिंग, लेकिन यहाँ बिल्कुल फिक्स किया गया कि बॉडी सेंटर आपका क्या है, यहाँ पे बोला गया है एंड सी ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर तो बेटा ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ से आप 1 - 1 कर 0 मत कर देना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा कितना, ए के साथ 7/8 हो जाएगा, बी के साथ 2 हो जाएगा और सी के साथ आपका 1 रहेगा। इससे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो 8 × 7/8, यहाँ से 2 × 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 × 8, तो 8 से 8 कैंसिल होकर ए 7, तो ये फिर आपको वैल्यू क्लियर हो जाएगी, तो A7 B16 और C8, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ A B C and C टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ए ऑक्यूपाइज कॉर्नर्स, कॉर्नर का मतलब आपका ये 1 आ जाएगा रैंक, बी ऑक्यूपाई फेस सेंटर मतलब ये 3 आ जाएगा, एंड सी ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर तो आपका 1 रहेगा। तो आंसर तो बहुत क्लियर है इसमें, तो फिर आंसर आपका बन जाएगा। एंड फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ए के लिए कितना आया 1, बी के लिए कितना है बच्चों 3, और सी के लिए जो वैल्यू आई है वो 1, तो इसका जो आंसर होगा आपका AB3C, ठीक है, दिस इज आंसर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन में, इफ इसी चीज को लेकर नेक्स्ट है, इफ ऑल एटम्स अलोंग ए डायगोनल पासिंग थ्रू 2 कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्ड आर रिमूव्ड। अब क्वेश्चन अच्छा है, अभी ऊपर की जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन को क्वेश्चन को अगर ऊपर से क्वेश्चन बनता तो सीधा आंसर क्या बनता, AB3C बन जाता, लेकिन इसमें इसने इंक्लूड किया है, पहला पार्ट ये कर दिया और सेकंड पार्ट इसने ये किया है। इसमें बोला इफ ऑल एटम्स अलोंग ए डायगोनल, डायगोनल के बारे में बात कर रही है यार, ये ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। पासिंग थ्रू 2 कॉर्नर्स, और 2 कॉर्नर से आपके पास कराए जा रहे हैं, ठीक है, थ्रू 2 कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्ड आर रिमूव, तो फेस सेंटर्ड वहाँ से रिमूव कर दिया गया, तो फिर आपका यहाँ से वैल्यू कितना होगा। तो देखो जो फेस सेंटर से बात कर रहे हैं तो फेस सेंटर्ड की रैंक कितनी होती है पहले वो बताओ। तो फेस सेंटर की रैंक आपकी आ जाएगी कितनी, 1/2 × 6 मतलब ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फेस सेंटर की रैंक आपकी 3 आ गई। क्लियर हो गया। उसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, पासिंग थ्रू 2 कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्ड आर रिमूव, और फेस सेंटर को फिर हम हटा दे रहे हैं, और फेस सेंटर की जो शेयरिंग होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है, और फेस सेंटर आपका एक ही होता है, तो 1 × 1/2 मतलब 1/2 को माइनस करना पड़ेगा रैंक, टोटल रैंक कितनी है 3, बात समझो, टोटल फेस सेंटर की रैंक कितनी होती है 3, उसमें से माइनस करेंगे 1 × 1/2, तो 1/2 को माइनस कर देंगे उस रैंक को, जो एटम को हटाएंगे तो आपका कितना 5/2 आ जाएगा ना। अरे बी का मतलब समझा, बी का बी जो फेस सेंटर था उसमें जो चेंज हुआ वो कितना 3 - 1/2, ये समझा 1/2 कैसे निकल के आया, जो शेयरिंग वाला था, भाई एक ही तो फेस सेंटर होता है ना, उसको निकाल देंगे तो 5/2 आ जाएगी वैल्यू। एक ही बात कर, ए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ए पे असर क्या पड़ेगा वो समझो, ए थी कॉर्नर्स पे, ये कहाँ पे थे कॉर्नर्स पे थे ना, अब कॉर्नर्स की शेयरिंग कितनी होती है बेटा, रैंक कितनी होती है, भाई रैंक तो शेयरिंग तो 1/8 होती है, रैंक आपकी 1 निकल के आई थी ना। अरे बताओ स्टैंडर्ड केस में क्या है, स्टैंडर्ड केस के अंदर आपकी रैंक तो 1 थी ना, तो 1 में से हम कितना माइनस करें, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे 2 एटम्स आपके यहाँ पे, ठीक है, एंड फेस सेंटर रिमूव किया जा रहा है, तो यहाँ पे फिर आपका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो समझो,
ठीक है, तो आपकी जरा दे तो कॉर्नर की शेयरिंग कितनी होती है बच्चों? वो तो आपकी 1/8 होती है, और 2 एटम्स यहाँ से भी आपके जाने वाले हैं, तो कॉर्नर्स वाले तो 1/8 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये 2/8 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो टोटल में से माइनस करेंगे 1 माइनस 2/8, ये 2/8 माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6/8, और एल से मिलेंगे ना 8, तो 8 माइनस 2 6/8 मिल जाएगा। सो ऑन सी की बात करेंगे तो भाई बॉडी सेंटर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाले नहीं, तो वो तो बन रहेगा, तो बस रेशियो लिख दो। ए के नीचे कितना आएगा? 5/2। रेशियो बी के नीचे कितना आएगा? एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ए के नीचे बच्चों ये नहीं आएगा, ए के नीचे आएगा 6/8, ठीक है। बी के नीचे आ जाएगा आपका रेशियो में 5/2, क्योंकि बी की वैल्यू ये है, और सी के नीचे आ जाएगा आपका 1। फिर इसको सॉल्व करो तो फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 2 और 8 को फिनिश, तो 8 से कर देते हैं, तो पूरे में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ से फिर आपको आंसर मिलेगा A6B20C8, ठीक है। तो ये आपका आंसर, और आप यहाँ से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो आपको A3B10C4 आपको आंसर मिल जाएगा। ये समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, इसी को फॉलो करते, ऑल एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल्स रिमूव्ड। जो बॉडी डायगोनल्स आपके कितने हैं? 4, तो चारों बॉडी डायगोनल्स में से मैंने क्या कर रहा है जा रहा है कि 4 जो एटम्स हैं वो आपके हर एक बॉडी डायगोनल, देखो हर एक बॉडी डायगोनल के पास एक एटम होगा, उसमें से आपके चारों बॉडी डायगोनल्स हटाए जा रहे हैं। इसमें क्या लगा है? ऑल एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल, अच्छा एक के साथ है, वन बॉडी डायगोनल के साथ जो भी एटम्स है उसको हटाया जा रहा है, बस ये है। तो आंसर क्या होगा? तो बी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं, वो तो आपका वहाँ पे 3 रहेगा। ए की बात करेंगे तो 6/8 आ जाएगा, और सी जो होगा ना बॉडी डायगोनल से वो हट जाएगा, तो वहाँ पे आपको 0 आ जाएगा। तो बस, तो जब सी 0 हो गया तो यहाँ से मिलेगा A6B24, कॉमन से यहाँ 6 ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपको AB4 मिलेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ XYZ टाइप ऑफ एटम्स इफ X ऑक्यूपाई अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। एक्स है अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, का मतलब 8 एटम्स होते हैं ना कॉर्नर पे, तो अल्टरनेट की बात करेंगे तो 4 ही मिलेंगे, तो शेयरिंग तो बेटा 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा अल्टरनेट की वजह से। बाई कहाँ प्रेजेंट है? बाई प्रेजेंट ऑक्यूपाई अल्टरनेट, कॉमा करके लिखा है अल्टरनेट फेस सेंटर पे, तो फेस सेंटर जरा चेक करो, टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं? टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। और अल्टरनेट की बात करेंगे, एक सेकेंड, फेस सेंटर कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। और अल्टरनेट की बात करेंगे सिर्फ 2 ही अब मिलेंगे आपको, तो शेयरिंग तो 1/2, तो आंसर यहाँ से 1। और अगर आपके ए सेंटर पे अल्टरनेटिव पोजीशन है तो आपको 4 मिलेंगे, टोटल ए सेंटर 12 होते हैं ना, अल्टरनेट की बात करेंगे तो 4, यहाँ से 1/4 शेयरिंग, तो आंसर इस 1, तो आंसर मिलेगा X1/2Z2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिससे आप बिल्कुल करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्दी से डिजाइन करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।